देखिए बेटा, डीएल नॉमेनक्लेचर क्या होता है इसको समझते हैं, है ना। डीएल नॉमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है। कैपिटल डी कैपिटल एल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। डीएल नॉमेनक्लेचर में डी भी कैपिटल है और एल भी कैपिटल है, ठीक है। अच्छा, ये जो नॉमेनक्लेचर है डीएल नॉमेनक्लेचर, ये स्पेशली हम लोग देते हैं एमिनो एसिड्स के लिए, एमिनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स के लिए दिया जाता है। तो इसमें लिख लीजिए आप, ओनली एप्लीकेबल, this nomenclature is only applicable for amino acid and carbohydrates, ठीक है। ये नॉमेनक्लेचर आपके एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अच्छा, एमिनो एसिड में भी अल्फा एमिनो एसिड पे एप्लीकेबल होता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि एमिनो एसिड में भी कई सारी वैरायटी होती है, अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड, गामा एमिनो एसिड। तो ये जो एमिनो एसिड है उसमें भी अल्फा पोजीशन पे एमिनो ग्रुप होना चाहिए, एसिड के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे एमिनो ग्रुप होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर लिख दिया जाए, ठीक है। तो ये जैसे आपका अल्फा एमिनो एसिड है, इसमें अल्फा कार्बन आपका काइरल कार्बन होता है। अल्फा एमिनो एसिड में अल्फा कार्बन क्या होता है, काइरल कार्बन होता है। और अल्फा पोजीशन पे एमिनो ग्रुप लगा दीजिए, है ना। अल्फा पोजीशन पे क्या लगा दीजिए, NH2 ग्रुप। तो ये आपका बन जाएगा अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है। तो अल्फा एमिनो एसिड या फिर कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट में आपको थोड़ा बेसिक पता ये होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट आर, अगर कार्बोहाइड्रेट को वन लाइन में डिफाइन किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। तो उनमें हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप तो होते ही है, ठीक है। और OH ग्रुप का नंबर मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा ही होता है। और फाइनली उसमें क्या होता है, एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, और इनमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड या कीटोन भी हो सकता है। तो जैसे ये मैंने एक एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया है ना, ये आपका हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और डीएल नॉमेनक्लेचर में आपको ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं डीएल नॉमेनक्लेचर, इसमें सर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना होता है सर वेटिंग रूम देख नॉमेनक्लेचर। लिए सर। ओके बेटा, ठीक है। है ना, चलो क्लियर हो गया। तो इसमें देखिए, अगर आपका ये अल्फा एमिनो एसिड है, और या फिर कोई आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन है, मतलब कोई कार्बोहाइड्रेट है, तो उसमें ये डीएल नॉमेनक्लेचर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब कैसे एप्लीकेबल होता है, तो उसमें ये बोला जाता है कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, फिशर प्रोजेक्शन में आपको देखना होता है ये नॉमेनक्लेचर। और फिशर प्रोजेक्शन में आपको ध्यान रखना है, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो वर्टिकल पोजीशन में टॉप पोजीशन पे होना चाहिए। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, वो कहाँ होना चाहिए, वर्टिकल पोजीशन में, यहाँ टॉप पोजीशन पे बैठा होना चाहिए, ठीक है। और हॉरिजेंटल पोजीशन पे H, अगर वो कार्बोहाइड्रेट है तो H या OH हो सकते हैं, ठीक है। या वो एमिनो एसिड है तो H और NH2 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये H और OH और H और NH2 किस पोजीशन पे रहने चाहिए, ये हॉरिजेंटल फीचर प्रोजेक्शन में जो हॉरिजेंटल पोजीशन है, यहाँ पे H और NH2, अगर वो एमिनो एसिड है तो HNH2, और अगर वो कार्बोहाइड्रेट है तो H और OH होने चाहिए। और आपका जैसे कोई एल्काइल वगैरह ग्रुप है तो वो बॉटम पे होना चाहिए, है ना। बोलो भाई, इस तरह से आपको फिशर प्रोजेक्शन को कन्वर्ट करना होगा। आपको अगर कोई दिया भी जाए फिशर प्रोजेक्शन, तो आपको इस तरह से उसको कन्वर्ट करना होगा इस फॉर्म में, ठीक है। और इधर H और OH भी हो सकता है, और OH की जगह NH2 भी हो सकता है ना। क्योंकि एमिनो एसिड होगा तो बेटा वहां पे NH2 होगा,
और OH होगा तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट का केस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी दिया जाए कार्बोहाइड्रेट या अमीनो एसिड, उसको इस फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे। फिर ये कैसे बताएंगे कि ये डेस्ट्रो है कि लीवो है? है ना, मतलब वेटिंग कैपिटल रूम डी। सर, कोई बेटर है सर? हाँ बिल्कुल। तो इसमें ये कैसे पता चलेगा कि ये डेस्ट्रो है कि लीवो है ना? तो इसमें ये देखना होगा कि अगर आपने फिशर प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को टॉप पोजीशन पे रखा हुआ है, ठीक है, सर एल्काइल ग्रुप को बॉटम पोजीशन पे रखा हुआ। हाँ बोलो बेटा। सर ये वेटिंग रूम हटा दिए सर, मतलब बहुत दिक्कत होती सर। अच्छा अच्छा, वेटिंग रूम हटा ही दे हैं। यस सर, मतलब सर हम्म उसका कोई फायदा भी नहीं सर जो। नहीं सही करो, वेटिंग रूम हटा देता हूँ। ठीक ठीक यस सर, ठीक। उसी में सर लगे रहना पड़ता है सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सही कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो HOH है वो टॉप पे होना चाहिए, OH और NH2, और H हमारा कहाँ होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होना चाहिए। तो अब ये कैसे पता लगेगा कि ये कैपिटल E कैपिटल L है? तो इस सिचुएशन में अगर बोलते हैं कि OH ग्रुप या फिर NH2 ग्रुप अगर राइट साइड लाई कर रहा हो, राइट साइड ऑक्युपाई कर रहा हो इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो OH या NH2 ग्रुप अगर राइट साइड लग रहा है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो वो हमारा कौन सी फॉर्म कंसीडर की जाएगी? डेस्ट्रो फॉर्म कंसीडर की जाएगी, है ना? ठीक है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप टॉप पे ही होना चाहिए और एल्काइल ग्रुप बॉटम पे होना चाहिए, और उसके रिस्पेक्ट में OH या NH2 आपका अगर राइट साइड आ रहा है तो वो आपका डेस्ट्रो फॉर्म होगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप R तो आपने वर्टिकल में ऐसे ही बैठा दिए, लेकिन OH आपका अगर सपोज किधर आने लगा, राइट साइड लेफ्ट साइड आने लगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो वो हमारा L फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बोलो भाई। तो जैसे ये वाला डी फॉर्म लिखा हुआ है, ये वाला आपका डी फॉर्म हो गया, लेकिन इसी में ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप टॉप पे बैठा हुआ है वर्टिकल पोजीशन पे, एल्किल आपने बैठा दिया वर्टिकल में बॉटम पे, और OH या NH2 आपका अगर किधर आने लगे, राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, इस केस में लेफ्ट साइड, ठीक है, तो आपकी ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? ये आपकी L फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, OH NH2 group occupy right left position, then it will be L form. ठीक है, बोलो भाई। है ना, इतनी बात समझ में आई? आ रही आवाज, आ रही मेरी? सर आ रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ बता देना, क्योंकि आजकल नेटवर्क बीच बीच में गायब हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने आपको बताई, ठीक है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो आपको ऐसे अरेंज करके देगा ही नहीं। वो जानबूझ के प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बैठाल देगा हॉरिजॉन्टल पे, पता चला R को बैठाल दिया हॉरिजॉन्टल पे, HOH को वर्टिकल में बैठाल के देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको पहले इसी फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, है ना? जो भी फिशर पोजीशन दिया हुआ है उसको बेटा इसी फॉर्मेट में लाना होगा। मतलब आपको प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप टॉप पे बैठाना होगा, है ना, वर्टिकल पोजीशन पे, R को बॉटम पे डालना पड़ा होगा, और आपका यहाँ पे HOH या NH2 जो है उनको लेफ्ट राइट पे रखना होगा। लेफ्ट राइट में कहीं भी आ रहे हो, फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा रेस्टो के लिए। उसके लिए कई बार आपको कुछ इंटरचेंजेस करने पड़ेंगे, है ना, कई बार आपको क्या करने पड़ेंगे, कुछ ऑपरेशंस करने होंगे, है ना।
तो आपको मैं बताता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट है। फिशर प्रोजेक्शन में कुछ ऑपरेशंस आपको पता होने चाहिए। सम ऑपरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में ऑपरेशन आपको पता होने चाहिए कि किस तरह से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन को। ठीक है, देखिए इसमें कुछ आपको मैं रूल्स बताऊंगा। सबसे पहले मैं रूल नंबर 1, देखिए क्या कह रहा है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये कह रहा है, ठीक है, रूल नंबर 1 ये कह रहा है देखिए रूल नंबर 1 ये कह रहा है कि हाँ, रूल नंबर 1 ये कह रहा है कि ये आपको जैसे फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें ए टॉप पे है, सी बॉटम पे है, डी और बी लेफ्ट राइट पोजीशन पे है, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन में। अगर आप किसी फिशर प्रोजेक्शन में कोई ऑड नंबर ऑफ चेंज कर देते हैं, अगर आप क्या कर देते हैं, कोई ऑड नंबर ऑफ चेंज कर देते हैं, ऑड नंबर मतलब कोई भी दो ग्रुप एक दूसरे से इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे आपने क्या किया, ए और बी की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, आपने ए को बी की जगह बैठा दिया और बी को ए की जगह बैठा दिया, है ना। तो देखिए आपका जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह का बन जाएगा। तो बी इधर आ गया बेटा वर्टिकल पोजीशन पे, ए हॉरिजॉन्टल, बाकी बी डी और सी को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है। मैंने क्या किया, केवल ए और बी को ही इंटरचेंज किया है। तो फिशर प्रोजेक्शन में जब भी कोई दो ग्रुप एक दूसरे की पोजीशन को के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज करते हैं अपनी पोजीशन, तो इसे हम लोग एक ऑड इंटरचेंज कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक ऑड इंटरचेंज। और जब भी ऑड इंटरचेंज होता है तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता है ना। इफ ऑड इंटरचेंज इज कैरीड आउट अबाउट कायरल कार्बन इन फिशर प्रोजेक्शन, देन कॉन्फ़िगरेशन विल बी इन्वर्टेड। तो जब जब बेटा ऑड इंटरचेंज होगा तो ड्यू टू ऑड चेंज कॉन्फ़िगरेशन अबाउट कायरल कार्बन विल बी इन्वर्टेड, है ना। ड्यू टू ऑड इंटरचेंज, जब भी बेटा ऑड इंटरचेंज होगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन about chiral carbon will be inverted, chiral carbon will be inverted। ठीक है, बोलो भाई ये बात आ रही समझ में। जब भी ऑड इंटरचेंज होगा, अबाउट कायरल कार्बन का मतलब, हाँ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर इस कायरल कार्बन के अबाउट इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है, तो एक ऑड इंटरचेंज करने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा, ठीक है, या फिर कैपिटल डी का कैपिटल एल हो जाएगा, ठीक है, आर का एस हो जाएगा। अगर आर एस नॉमेनक्लेचर में वो आर है तो एस हो जाएगा, लेकिन अगर पता चला कि वो डी है तो एस हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे आर है इस कायरल कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, है ना। या यहाँ पे डी है तो ऑड इंटरचेंज करने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन एल हो जाएगा, कैपिटल एल हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ऑड इंटर, है ना, ऑड इंटरचेंज करने पे कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होगा। अच्छा कोई भी दो ग्रुप आप चेंज कर दो, मैंने जैसे डायग्राम में इन्हीं दोनों को चेंज किया, आप ए को डी से इंटरचेंज कर दो तो भी ऑड इंटरचेंज करने पे कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगा। आपका मन ए और सी को इंटरचेंज करने का हो रहा है तो आप ए और सी को कर दीजिए इंटरचेंज, तो भी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगा। आप कोई भी दो ग्रुप इंटरचेंज कर दिए, वो पोजीशन उनकी वो चाहे 90 पे हो या 180 पे हो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आपने इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज कर दिया, आपने अगर क्या कर दिया, इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज कर दिया, तो भैया कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहता है।
इवन इंटरचेंज करने में कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहता है, ठीक है। जैसे आपने क्या किया कि ए और बी को किया इंटरचेंज, ए और बी को तो किया ही इंटरचेंज, और आपने इधर सी और डी को भी कर दिया इस तरह से। ए और बी को किया और सी और डी को, मतलब आपने एक साथ दो डिफरेंट ग्रुप के बीच में इंटरचेंज कर दिया। तो इसे हम लोग बोलते हैं इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज, है ना। इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज कर दिया आपने, है ना। तो इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करने पे कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, है ना। क्योंकि आप ऐसा समझो कि वो 2 बार इन्वर्ट हो जाएगा, जैसे आर का एस हुआ और एस का फिर आर हो जाएगा। इसका मतलब फाइनली कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, बोलो भाई, है ना। फाइनली कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, है ना, वो इन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर मान लो इसके अबाउट आर है तो इसके अबाउट भी वो आर ही रहेगा फाइनली। बोलो भाई, सर ये बात यस सर। क्लियर हो रही। हाँ लेकिन अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर उसे कहीं वर्टिकल पोजीशन पे अगर होएगा नहीं, हाँ तो हाँ सर हाँ। हम लोग कैसे बता देंगे कि वो आर ए एल है, आर नहीं ए नहीं, तो एस है? उसको हम लोग को जबरदस्ती लाना पड़ेगा वर्टिकल पोजीशन पे। उसके लिए हम लोग को इंटरचेंज करने पड़ेंगे, इसीलिए ये वाला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वो आपको जानबूझ के, मतलब मैक्सिमम केस में वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को वर्टिकल पे रख के नहीं देगा। मतलब जो आपको स्ट्रक्चर आपके सामने पेश किया जाएगा उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मैक्सिमम केस में हॉरिजॉन्टल पे होगा, मतलब बॉटम में पड़ा हुआ है। तो आपको पहले उसको कहाँ पहुंचाना पड़ेगा, टॉप पोजीशन पे, ठीक है। उसके लिए आपको ये सब जो हथकंडे हैं वो यूज करने पड़ेंगे, ये ऑपरेशन करने पड़ेंगे, नहीं। तो इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं ड्यू टू इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज। और अगर मान लो कभी टॉप पे लगा के दे दे तो फिर अच्छी बात है, फिर हम लोग की मेहनत कम हो जाएगी, है ना। ड्यू टू इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज कॉन्फ़िगरेशन अबाउट कायरल कार्बन रिमेन सेम। तो दो बातें, 2 रूल समझ में आ गए, है ना। ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज करने पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा, एस का आर हो जाएगा। लेकिन इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज में सेम रहेगा, ठीक है। एक रूल और है बेटा, इसको भी समझ लीजिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे ए बी सी और डी, है ना। देखिए रूल नंबर 3 ये कहता है कि कभी अगर आप ऐसा करें कि कायरल कार्बन के अबाउट आप साइक्लिक मैनर में 3 ग्रुप को इंटरचेंज कर दें। मतलब देखो कायरल कार्बन से 4 ही ग्रुप अटैच्ड होते हैं, तो 4 में से एक को पहले आप फिक्स कर लीजिए, एक की पोजीशन क्या कर दीजिए फिक्स, इसको पकड़ लीजिए, इसको कहीं मत जाने दीजिए, इसको पकड़ लीजिए आप, ठीक है। फेविक्विक लगा दीजिए बिल्कुल, तो इसको मत जाने दीजिए। और बाकी 3 ग्रुप को आप सेम सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमा दीजिए। जैसे आपने क्या किया कि ए को बी की जगह बैठा दिया, ठीक है, और बी को डी की जगह बैठा दिया, और डी को ए की जगह बैठा दिया। आप बात समझ में आ रही कि सी को आपने फिक्स कर दिया और बाकी 3 ग्रुप को सेम सेंस में घुमा दिया, आइदर क्लॉकवाइज या आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने पे भी कॉन्फ़िगरेशन बदलता नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है ना। जैसे ए को आपने यहाँ बैठा दिया हॉरिजॉन्टल में, बी आ गया इधर लेफ्ट साइड और डी आ गया टॉप पे, लेकिन सी को आपने फिक्स कर रखा है ना, चौथे को फिक्स करके ही ऐसा काम कर सकते हैं हम लोग। तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, है ना। अगर इसके अबाउट आर है तो इसके अबाउट भी आर ही रहेगा, या एस है तो एस रहेगा। वो तो मैं मान के चल रहा हूँ आर है, वो मुझे पता तो है नहीं, अभी तो एबीसीडी लगा रखे हैं मैंने। तो आर है तो आर रहेगा, एस है तो एस रहेगा, ठीक है। अगर साइक्लिक सेंस में आप घुमा रहे तो, ठीक है। बोलो भाई, ये आगे ये तीनों फंडे समझ में आ गए कि नहीं आ गए? सर सर हाँ हाँ, बताओ बेटा। तो पेज थोड़ा पीछे के जैसे जो था अभी, हाँ बोलो बेटा बोलो। तो कहाँ के नोट्स से अच्छा आपको एक चाहिए? मिनट में हाँ मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी, आ रहा हूँ वहीं पे।
जल्दी लीजिए सर। क्वेश्चन लेके वहीं पर आ रहा हूँ। ये वाला चलो ले लेते हैं, इसमें डीएल वाले सारे दिए हुए हैं। हम्म। लेकिन हाँ। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ऑड नंबर चेंज हो रहा है, तो जैसे 3 हो रहे हैं यहाँ पर चेंज, चेंज तो अच्छा, ऑड ये नंबर है। रूल नंबर 3 में ना। यस सर। सर सर हाँ, लेकिन इसमें होता नहीं चेंज। हाँ, क्या करूँ बेटा, बताओ। सर रूल नंबर 2 में सर अगर आ जाइए, रूल नंबर 2 या 1 में सर, तो इसमें अगर हम बी और डी को इंटरचेंज कर सकते हैं डायरेक्टली, बी और डी को इंटरचेंज कर सकते हैं। हाँ, मतलब जैसे देखो, मैंने ये जैसे सर 90 आपने वाले। जैसे आपने सर ए बी अलग कर दिया सर, वैसे हम बी और डी को कर सकते हैं सर। हाँ, आप बी और डी से कर दीजिए और ए और सी से कर दीजिए इंटरचेंज, तो भी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। अगर सर बी और डी को करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं रहेगा ना मतलब। हाँ, बी और डी को करेंगे तो वो ऑड इंटरचेंज में आ जाएगा, है ना। जी सर। वो कोई भी दो ग्रुप आप चेंज करें, वो चाहे आमने सामने बैठे हो या फिर एक दूसरे के स्पेक्ट में 90 पे लग रहे हो। फीचर में वो लगता है 90 में, लेकिन होते तो 90 में नहीं है वो, है ना। तो आप कोई भी दो ग्रुप चेंज कर दिए तो वो ऑड इंटरचेंज में आएगा, और जब भी ऑड यस। इंटरचेंज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। लेकिन इवन नंबर में करेंगे इंटरचेंज तो सेम रहेगा। जी सर। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब एक चीज ये कह देखो रहे थे सर। हाँ, इसमें ये जो रिजल्ट है ना, इन रिजल्ट पे आप चाहो तो इनको क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, कि मतलब आपको लगे कि सर ये ऐसा मतलब ऐसे लास्ट वाले में आपको जैसे लग रहा है कि सर ये कैसे हो गया, तो इसमें एक सिंपल सा आप एग्जांपल ले लेना। जैसे देखो, क्योंकि ये रिजल्ट है तो ये रिजल्ट तो सही है, लेकिन आपको पूरा भरोसा तभी होगा जब एक बार आप चेक कर लेंगे, है ना। अब देखो, आप जैसे ब्रोमीन को फिक्स कर दो, ठीक है। अच्छा, पहले क्या करो, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, आर या एस में निकाल लेते हैं कि आर एक एस है, तो इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। तो 1 2 का 3 है ना, ये आ गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में एस आता है कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ये भी ध्यान रखा जाता है कि ली सीनियर कहाँ बैठा हो, वर्टिकल में। तो ली सीनियर तो भैया बैठा हुआ है, तो ये एस है। फिर आप क्या करिए कि एक ग्रुप को ब्रोमीन को फिक्स करके बाकी 3 को घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज सेंस में घुमा दीजिए या एंटी क्लॉकवाइज में भी घुमा सकते हो। ऐसा नहीं कि क्लॉकवाइज ही में घुमाना होता है, घुमाने को आप एंटी क्लॉकवाइज में भी घुमा सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ आ गया फ्लोरीन, यहाँ आयोडीन, और ब्रोमीन तो बेटा फिक्स कर रखा है हमने। अब जरा इसके अबाउट निकालो कॉन्फ़िगरेशन, अकॉर्डिंग टू रूल सेम आना चाहिए, मतलब एस आना चाहिए। तो एक बार जरूर करके देखते हैं कि आयोडीन नंबर 1 पे, ब्रोमीन नंबर 2 पे, क्लोरीन नंबर 3 पे और फ्लोरीन नंबर 4 पे। अब 1 2 का 3 होता है, तो 1 से 2 की तरफ जाना है, 4 वाला क्रॉस हो जाए तो हो जाए, लेकिन 3 वाला क्रॉस नहीं होना दीजिएगा। तो ये कौन सा रोटेशन आ रहा है, ये क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज में तो आर आता है, लेकिन लीस्ट सीनियर कहाँ बैठा हुआ है, लीस्ट सीनियर बैठा हुआ है हॉरिजॉन्टल में, तो ये इन्वर्ट होके फाइनल एस हो जाएगा। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन फाइनली क्या आ गया, सेम आ गया, है ना, इसका भी ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो वो रूल सही है, मतलब इसमें ये स्टैंडर्ड रूल है, लेकिन इतना करने का समय नहीं रहेगा हम लोगों के पास, तो हम लोग डायरेक्ट ये सब देख के डायरेक्ट आंसर दे दिया करेंगे, है ना। इन ऑपरेशन को डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे। अब जैसे देखो, अब आपको लग रहा होगा सर इसका डीएल में क्या यूज है, तो डीएल में इसका यूज समझते हैं। जैसे देखो, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसको आपको बता, ये एक तरह से देखा जाए तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट टाइप का है ना। और इसका हमें बताना है कि डी ए की एल है, तो आप ये देखो कि इन चारों में से
सबसे सीनियर ग्रुप कौन सा? अच्छा एक बात ये ध्यान रखना, ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मैंने यहाँ लिखा है, ये जो लिखा है, ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लिखा है, ये मैंने सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग नहीं लिखा हुआ है, ये आईयूपीएसी नेमिंग के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है ना, जो हम लोगों ने आईयूपीएसी में पढ़ा था। कैपिटल डी कैपिटल एल में जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोल रहे हैं ना, वो आईयूपीएसी नेमिंग के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। तो मतलब इसमें कंफ्यूज मत हो रहिएगा कि आप पता लगे कि सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग बोलने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये है एज पर आईयूपीएसी नेम, मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम लोग डीएल देखने के लिए देखेंगे कि जो काइरल कार्बन से 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसमें आईयूपीएसी नेमिंग के अकॉर्डिंग सबसे सीनियर कौन सा है। तो ये चलो बताओ, इन आप ही लोग बता दो कि इन चारों में सबसे सीनियर कौन है। CWH सर। CWS है ना। अच्छा तो ये है, और ये ऑलरेडी वर्टिकल पोजीशन में बैठा हुआ है, तो अरे बल्ले बल्ले, है ना, ये तो पहले ही से वर्टिकल पोजीशन में बैठा हुआ है, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा एल्किल ग्रुप यहाँ बैठा हुआ है बॉटम पे, यार ये बात भी बन गई है ना, एल्किल यहाँ बैठा हुआ है। अब आप सीधे देखो, जैसा हमें बनाना था वैसा ही उसने दे दिया, तो इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बस हम देख लेंगे कि OH कहाँ है। तो OH की पोजीशन हॉरिजॉन्टल में राइट साइड है ना, और राइट का मतलब कौन सी हो जाएगा, डी फॉर्म हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब इस काइरल कार्बन के अबाउट उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, डी हो गया, है ना। बोलो भाई, आई बात समझ में। अब जैसे यस सर। ये वाला भी देख लो आप लोग, कि जैसे यहाँ पे बेटा 2 काइरल कार्बन है ना, ये वाला सेकंड वाले केस में हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें 2 काइरल है, तो यहाँ पे 2 काइरल है, एक ये वाला है एक ये वाला है, ठीक है। अब हमें बताना है कि दोनों में मतलब दोनों के अबाउट डीएल बताना है। तो इसमें सबसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखा जाए तो एल्डिहाइड ही है ना, ये एल्डिहाइड बैठा हुआ है, तो वो तो पहले ही से टॉप पोजीशन पे है, और एल्डिहाइड मतलब प्रिंसिपल फंक्शन को टॉप पे होना भी चाहिए, है ना। और यहाँ पे आपका एल्किल है, एल्किल के साथ OH भी लगा हुआ है, तो ठीक है, कार्बन तो है ही है ना, यहाँ पे ठीक है, बॉटम पे कार्बन कंटेनिंग होना चाहिए ग्रुप। अब H और OH लेफ्ट राइट पे हैं, तो सीधे हम लोग देख लेंगे कि सेकेंड कार्बन पे OH किधर है, राइट साइड है, तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, डी फॉर्म। और इसमें भी देखो सेकेंड कार्बन पे OH किधर साइड है, राइट साइड, तो इसमें जो सेकेंड वाला काइरल कार्बन है उसके अबाउट भी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, डी फॉर्म हो जाएगी, हो जाएगी। बोलो भाई। सेकंड Yes, वाला sir. दोबारा बता दीजिए। सेकेंड में फिर से बता रहे हैं। देखो इसमें देखो, आपको सीधी सी कहानी समझनी है, मैं थोड़ा फिगर बड़ा कर देता हूँ कि सबसे टॉप सीनियर ग्रुप जो है ना प्रिंसिपल, उसको आपको वर्टिकल पे रखना है, तो वो पहले ही से वर्टिकल में रखा हुआ है, तो हमें कुछ इंटरचेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस केस में। और बॉटम पे कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, तो ये बात भी जस्टिफाई हो रही है ना, क्योंकि इनकी पोजीशन फिक्स होनी चाहिए। और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे HOH या H और NH2 होने चाहिए, तो H के साथ OH दिख रहा है भाई, है ना। अब आप देख लो कि OH लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, अगर OH H के रिस्पेक्ट में राइट साइड है तो डी फॉर्म हो जाती है, कैपिटल डी फॉर्म, तो यहाँ पे ये डी फॉर्म हो गई सेकेंड कार्बन पे। और ऐसे ही थर्ड कार्बन पे भी देखो तो OH किधर साइड है, राइट साइड है, तो राइट साइड है मतलब यहाँ भी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, डी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। बोलो भाई। तो जो अभी हम लोग RS पढ़ रहे थे तो उससे DL कैसे था? नहीं, RS अलग, RS अलग नॉमेनक्लेचर, DL अलग नॉमेनक्लेचर। नहीं वो तो है सर, मतलब नहीं उसके बीच ही में एकदम से रूल्स आ गए थे ना उसके फिशर वाले पे उसमें। नहीं, दोनों के रूल तो अलग ही हैं, उसमें तो CIP रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी पड़ती है, फिर रोटेशन देखना होता है, इसमें वो रोटेशन वोटेशन नहीं देखना है ना। थोड़ा कंफ्यूजिंग है सर। अरे ये तो बहुत आसान है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत सर वेटिंग रूम देख लीजिए। अच्छा सर वेटिंग हाँ, रूम दिख गया सर। हाँ किसी हुआ है, ठीक आ गया। हम्म
आगे बात समझ में आई? मतलब वो Yes. जनरल रूल्स है ना कि इन लोग जो इंटरचेंज करते हैं बस वो चीज दिखा रहे हैं, उसमें कुछ नहीं है। वो जो रूल्स 3 पढ़े हैं हम हाँ लोगों ने अभी, हाँ वो जैसे मान लो कि इसमें वो सी आरएस के डब्ल्यू अलावा भी लग सकते हैं ना सर? हाँ हाँ वो जनरल रूल है। हाँ मतलब जनरल वो रूल कि जनरल, कैसे इंटरचेंज करने पे हो रहा है, नहीं समझ? हाँ वो हर तरह के नॉमेनक्लेचर के लिए एप्लीकेबल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में चाहे आर एस हो, डी एल हो, या स्मॉल डी स्मॉल एल के लिए भी वो एप्लीकेबल है। ठीक है, यस सर। वो तो जनरल है। अब जैसे ये तीसरा वाला देखें, ये तीसरा वाला भी काफी अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें अगर देखो तो इसमें उसने विज डैश में दे रखा है ना? उसने इसमें किस में दे रखा है? विज डैश में। अब ये जो हम लोग ने रूल डीएल का जो रूल पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है फिशर प्रोजेक्शन में, विज डैश में पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो क्या करें भैया? तो इसमें सबसे बढ़िया आपको तरीका बता रहे हैं कि जो विज डैश में दिया है, तो विज डैश में पहले आप देख लो कि ये आर है कि एस है। इसको आप इसका नॉमेनक्लेचर आरएस में कर लो पहले, है ना? आरएस में करने के लिए एक रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डैश बॉन्ड होना चाहिए, डैश बॉन्ड से कौन सा ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए? लोएस्ट हाँ, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला। और लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला बेटा हाइड्रोजन दिख रहा है हम लोग को। हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को NH2 की जगह ले आओ, NH2 को हाइड्रोजन की जगह ले आओ, है ना? तो एक इसमें पहले आप क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। आप क्या करो, हाइड्रोजन को बैठा दो NH2 की जगह, और NH2 को ले आए हाइड्रोजन। बाकी दो ग्रुप को छेड़ने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसे ही रखे रहने दो। ठीक है, एज इट इज। ठीक है, अब इसको आर एस में देख लेते हैं भैया क्या है ये। तो सब आर एस में सबसे ज्यादा सीनियोरिटी NH2 को देनी पड़ेगी, है ना? CIP रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज्यादा होता है। फिर सेकंड में कार्बन, फिर कार्बन, और फिर हाइड्रोजन। ठीक है, अब 1 2 का 4 करते हैं। तो 1 से 2, 2 से 3, ये कौन सा आ रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब आर आता दिख रहा है, आर फॉर्म। ठीक है, तो अगर ये आर फॉर्म है, समझना मेरी बात, अगर ये आर फॉर्म है, तो ये जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, ये वाला जो आपको दिया था, इसमें काइरल कार्बन के अबाउट क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? S. एस हो जाएगा, है ना? क्योंकि एक हम लोग इंटरचेंज कर चुके हैं। अच्छा, वो इंटरचेंज वाला रूल यहाँ भी देखो एप्लीकेबल है ना, विज डैश में, क्योंकि ये NH2 को H की जगह ला रहे हैं, H को NH2, तो एक तरह से ऑड इंटरचेंज ही है ना? विज डैश में भी अगर आप ऑड इंटरचेंज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप इवन इंटरचेंज कर देंगे तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। ये कहानी विज डैश में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये इसका तो एस हो गया। ठीक है, तो पहले तो हमने ये निकाल लिया कि एस है। तो अब कहोगे सर कि आपने ये तो आपने ये बताया कि ये एस है, लेकिन क्वेश्चन में तो पूछ रहा है कि ये कैपिटल डी है कि कैपिटल एल है ना? अब ये कैसे बताएं? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो, अब आपको एक मैं तरीका बताने जा रहा हूँ कि विज डैश को फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये तरीका आपके काफी काम आएगा। देखो, इसमें आपको अगर फिशर में कन्वर्ट करना है, तो मैं पहले वो प्लस वाला साइन बनाऊंगा। अच्छा, और सबसे जो सीनियर ग्रुप है, सबसे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग, उसको मैं जानबूझ के कहाँ बैठा दूंगा? टॉप पोजीशन पे। ठीक है, क्योंकि DL निकालने के लिए ये रूल होता है कि सबसे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कहाँ होना चाहिए? वर्टिकल में टॉप पे। तो मैं वैसे ही सेट कर दूंगा भैया, ये मैंने बैठा दिया कहाँ पे? CWS को टॉप पोजीशन पे। और इसमें एल्किल को कहाँ बैठा दूंगा? बॉटम पे, है ना? बोलो भाई, एल्किल को कहाँ बैठा दूंगा? बॉटम। अब बस कंफ्यूजन ये रह गई कि ये H और NH2 हॉरिजॉन्टल में कहाँ बैठा ले। हो सकता है कि NH2 राइट पे आ रहा हो, H लेफ्ट पे आ रहा हो, या ये भी हो सकता है कि NH2 लेफ्ट पे आ रहा हो, H। ये कैसे पता करें? तो देखो, इसमें बोला जाता है कि आप कहीं भी किसी को बैठा दो, है ना? आप एक सेकंड अपनी मर्जी चला लो, आपको जो जहां अच्छा लग रहा है हॉरिजॉन्टल में बैठा दो। ठीक है, फिर आप RS नॉमेनक्लेचर चेक कर लो इसका। ठीक है, फिर इसका RS भी चेक करो भाई, ये भी तो पता करो कि तुमने सही बैठाला गलत बैठाला, है ना? तो ये कन्वर्जन सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो 1 से 2, 2 से 3, ये आ रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉक एस,
लेकिन भैया अभी लीस्ट सीनियर भैया जो 4 वाला भैया है वो हॉरिजॉन्टल में बैठा हुआ है, तो इंटर कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो ये तो हमने क्या बना दिया, देखा जाए तो ये मैंने नहीं आर कॉन्फ़िगरेशन वाला बना दिया, क्योंकि जबकि ओरिजिनल वाला क्या था, एस था। तो बताओ ये कन्वर्जन सही हुआ कि गलत हुआ, ये कन्वर्जन मैंने सही किया कि गलत किया? गलत किए सर, गलत। गलत है गलत। ये तो गलत हो गया है ना, क्योंकि कन्वर्जन में कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बदलना चाहिए। अगर वो वेज डैश में ऐसा है तो फिशर में भी ऐसी होना चाहिए। तो अब अपनी गलती मुझे सही करनी पड़ेगी कि नहीं सही करनी पड़ेगी? और अपनी गलती सही करने के लिए मैं क्या करूंगा, केवल हॉरिजॉन्टल वाले ग्रुप को बदल दूंगा। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल में बदल दिया तो फिर पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, डीएल नहीं बता पाएंगे फिर। तो हम क्या करेंगे, अपनी गलती को सही करने के लिए, मतलब सही कन्वर्जन बनाने के लिए आप NH2 और H को इंटरचेंज कर दो बस। ठीक है, तो NH2 आ गया लेफ्ट साइड, H आ गया राइट साइड। वर्टिकल पे तो कोई चेंज मत करिएगा गलती से। इसका मतलब ये 100% S फॉर्म होगी, है ना? तो अब ये कन्वर्जन क्या है, सही हो गया, ये इसका करेक्ट कन्वर्जन हो गया, ये इसका सर क्या हो गया, करेक्ट कन्वर्जन। और अब आप देख लो कि NH2 हॉरिजॉन्टल में किस जगह पे आ रहा है, किस पोजीशन पे आ रहा है। तो NH2 आपका लेफ्ट साइड आ रहा है, और लेफ्ट साइड आ रहा है ना। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप टॉप पे बैठा हुआ है, बॉटम पे मेथिल है, और उसके रिस्पेक्ट में NH2 आ रहा है लेफ्ट पे। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, डीएल में कौन सी फॉर्म हो गई, एल फॉर्म। हाँ, तो ऐसे बता सकते हैं इसमें। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो काम तो सर, जब यहाँ पे आर आया था सर, तो सर वहां से भी हम लोग डीएल देख लेते सर वहां से, फिर उसके बाद वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता एक चेंज के बाद। क्या चीज फिर से बताओ जरा, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। जब पहली बार जब आर आया था सर, तो सर वहां से हम लोग डीएल पहले देख लेते सर, तो वहां से डी आता, उसके बाद सर एक चेंज कर लेते तो अपने आप एल हो जाता वो। अच्छा ये वाला, हाँ ये वाला ना। यस सर। हाँ ये आर आया था, हाँ बिल्कुल सही। हाँ देखो वो तो समझने वाली बात है यार, देखो ठीक है कि वही बात है, जो आप कह रहे हो वही हम भी कह रहे हैं, लेकिन हम पूरा वो करके दिखा रहे हैं। लेकिन पेपर करते समय तो आप यही समझ जाओगे ना, क्योंकि जैसे ये आर आएगा आप कहोगे यार ये आर आ रहा है, और डीएल में ये डी आ रहा है, जबकि ओरिजिनल एस है। इसका मतलब ये डी ना होके क्या होगा, एल होगा। ठीक है, आप यहीं पे आंसर कर दोगे। ठीक है, ओके लेकिन वही है कि मैं समझाने के लिए बना के दिखा रहा हूँ आपको वो चीज। ठीक है, तो जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग फिर यहीं पे आंसर खट से दे देंगे। ठीक, क्लियर हो गई बात, है ना? तो डीएल आसान है, आरएस से तो ज्यादा ही आसान है। ठीक है, चलो फिर। अच्छा, डीएल हर जगह लगता भी नहीं है, डीएल केवल 2 ही जगह लगता है, या तो कोई कार्बोहाइड्रेट दिया जाएगा उसमें डीएल पूछा जाएगा, या कोई अमीनो एसिड दिया जाएगा उसमें डीएल पूछा जाएगा। ठीक है, तो डीएल हर जगह एप्लीकेबल भी नहीं है ना? अच्छा, एक चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूँ, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, ये आप ही लोगों को करना है। और विच हैज डी कॉन्फ़िगरेशन, आपको डी कॉन्फ़िगरेशन बताना है कि इन चारों में से कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन किसका है, कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन किसका है। ठीक है, करिए सर पहले सभी। पहला वाला पकड़ पहला में आ डी गया, है सर। यस। पहला वाला डी है। हाँ ठीक है, करेक्ट, पहला वाला ही पकड़ में आ गया है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो।
इसमें देखो, इसमें आपने दो इंटरचेंज करे होंगे। देखो सी डबल एस को टॉप में लाने के लिए आपने मेथिल और COH को इंटरचेंज किया होगा, लेकिन ऑड इंटरचेंज ना करके इवन इंटरचेंज करो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप साथ ही साथ H और OH को भी चेंज कर दो, तो उससे क्या रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन जो जो स्ट्रक्चर उसने बना के दिया था और जो हम लोग बना रहे हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, है ना, क्योंकि हमने इवन नंबर ऑफ सर इंटरचेंज कर दिए। हाँ हाँ बताओ। CWS से नहीं कर सकते, CWS के ऊपर ले जाएं, सिर्फ सिंगल इंटरचेंज से कुछ नहीं होगा मतलब? नहीं, सिंगल इंटरचेंज करेंगे तो फिर कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट वाला मिल जाएगा। जैसे ये बोला जाए कि अगर ये सपोज डी है, अभी हमें पता नहीं है ये डी है कि एल है, मान लो कि डी है, और आपने केवल एसिड और सी डबल्स को इंटरचेंज कर दिया तो वो एल फॉर्म बन जाएगी, जबकि हमें डी मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म है उसका कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो सिंगल इंटरचेंज करेंगे तो एल आ जाएगा, अगर सिंगल इंटरचेंज करेंगे सिर्फ। हाँ, सिंगल इंटरचेंज करेंगे तो आंसर एल आने लगेगा, लेकिन वो आंसर जो आ रहा है वो एक ऑड इंटरचेंज के बाद आ रहा है। इसका मतलब ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, ये मतलब लॉजिक दोनों एक ही है ना, कि आपने केवल इन दोनों को किया इंटरचेंज, और उससे भी भाई कंडीशन तो फुलफिल होती दिख ही रही है। टॉप पे आ रहा कौन सा, COH और मेथिल, लेकिन आपने OH ऐड नहीं की है, तो इस हिसाब से ये कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है एल, ठीक है। लेकिन ये तो इन्वर्ट होने के बाद आ रहा है ना, एक ऑड इंटरचेंज करने के बाद, तो ओरिजिनल वाला क्या होगा, ओरिजिनल डी होगा, ठीक है। तो ये ऐसे भी करो, वो एक ही बात। और इसमें ये वाले आप चेक करिएगा, ये तीनों ही एल आएंगे, मतलब ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसमें ये तीनों में कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा होगा, एल आ रहा होगा, एल कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए फाइनल आंसर इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आ गया सभी को, Yes, है sir. ना। यस सर। रणविजय, रणविजय आ गया, जी सर आ आदित्य, गया। जैसे बी वाला जो है सर, यस सर आ गए। हाँ डी वाला, हाँ हाँ बताओ, बी वाला सर, बी वाला। बी वाला, हाँ तो CWS और OH को इंटरचेंज करेंगे यहाँ पे पहले। हाँ हाँ, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। तो इसमें ऐसा करने पे ये डी आता दिख रहा है, लेकिन ये ऑड इंटरचेंज करने के बाद डी आ रहा है, इसका मतलब ओरिजिनल स्ट्रक्चर में इस कायरल कार्बन अबाउट कॉन्फ़िगरेशन एल रहा होगा, अच्छा यस, है। तो ये है बस इसमें, समझ गया। है ना। तो डीएल में बस ये मेन मुद्दे की बात, बस इतना आप लोग याद रखिए, डीएल कॉन्फ़िगरेशन में बस आपको इस फॉर्मेट में लाना होता है मॉलिक्यूल को, फिशर प्रोजेक्शन में जो सबसे प्रिंसिपल फंक्शन है उसको टॉप पे लाना ही लाना पड़ेगा आपको, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको कैसे इंटरचेंज करके लाना पड़ेगा। और बॉटम पे एल्किल ग्रुप, और HOH या H और NH2 हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होना चाहिए, है ना। और फिर देख लीजिएगा कि HOH या NH2 राइट साइड है तो डी फॉर्म, हॉरिजॉन्टल में अगर वो लेफ्ट साइड आ रहे हो तो एल फॉर्म, है ना। फिर उसके बेसिस पे आंसर दे देंगे। तो चलो भाई, ये बात तो समझ में आ गई। इसके बाद आते हैं हम लोग एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ये समझते हैं। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, देखिए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तीन तरह की होती है, ठीक है। अभी हम लोग आगे जैसे वैसे बढ़े रहे हैं तो वैसे वैसे हम लोग अभी, अच्छा अभी हम लोग ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बेसिक डिफिनेशन पे अभी तक बात नहीं करी है हम लोग ने, आप लोगों ने गौर किया होगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है अभी इस पे बात नहीं की, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए ये बेसिक बातें हम लोग को पता होनी चाहिए, तब हम लोग वो बात समझ पाएंगे जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की जो बेसिक कंडीशन या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने जैसे शुरुआत में काइरल कार्बन पहचानना सीखा, काइरल कार्बन क्या होते हैं, फिर हम लोग नॉमेनक्लेचर में आ गए, नॉमेनक्लेचर पढ़ने लगे कि काइरल कार्बन के अबाउट नॉमेनक्लेचर कैसे देते हैं, आर कब होता है, एस कब होता है, डी कब होता है, एल कब होता है ना।
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, है ना। ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है, तो अभी हम लोग आगे जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की जो नेसेसरी कंडीशन की बात करेंगे, तो उसमें बोलते हैं कि वही मॉलिक्यूल या वही स्ट्रक्चर या वही ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं जिसमें किसी भी टाइप की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, है ना। मतलब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का प्रेजेंट ना होना कायरलिटी के लिए कंपलसरी होता है, ठीक है। अब उसके लिए हमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चेक करनी आनी चाहिए, तभी हम लोग बता पाएंगे कि कोई मॉलिक्यूल कायरल है कि अकायरल है। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तीन तरह से डिफाइन होती है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को तीन तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। पहली आपने सुना भी होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। पहली सिमेट्री कौन सी होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। इसको लिखते हैं पीओएस से। दूसरी कौन सी होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, बहुत बढ़िया। इसको सीओएस से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी होती है एक्सिस, है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एओएस। वैसे एक और होती है अल्टरनेटिंग एक्सिस, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। अननेसेसरी वो बातें पढ़ के आप लोग परेशानी होंगे और पूछा उसमें जाएगा नहीं। तो हम लोग को बस ये तीन सिमेट्री अगर पता है ना, ठीक है। अच्छा, चौथी वाली कंपलसरी भी नहीं होती है, तो उसको पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। तो इसमें जो ये तीन सिमेट्री है, पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी सिमेट्री कैसे देखते हैं, है ना, और कैसे पता करते हैं कि किस मॉलिक्यूल में कौन सी सिमेट्री पाई जा रही है। तो इसमें बस छोटी छोटी डिफिनेशंस है, पहले उनको देख लेते हैं और फिर इसमें कई सारे एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। तो वो बात एग्जाम्पल से ही समझ में आएगी, मतलब प्रैक्टिस जो होगी वो एग्जाम्पल से ही होगी, है ना। जब आप 15-20 एक स्ट्रक्चर जब में सिमेट्री देख लेंगे खुद से, है ना, तब आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। देखो डिफिनेशन तो बहुत सिंपल है इसकी। बोलते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री के एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन होता है जिसके अबाउट मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो रहा होता है या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा होता है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की देखो एक बार बेसिक डिफिनेशन वगैरह आप लोग देख लीजिए पहले, है ना। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नोटेशन सिग्मा भी दिया जाता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन। ये क्या होता है, एक इमेजिनरी प्लेन होता है विच बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इन टू इक्वल हाफ, ठीक है, जो किसी मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, और इस तरह से कि दोनों इक्वल पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए, इन सच ए वे दैट हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज द मिरर इमेज ऑफ अदर हाफ, है ना। बात समझ में आ रही है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन होता है जिसके अबाउट मॉलिक्यूल दो इक्वल इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहे होते हैं, और वो दो इस तरह से कि वो दोनों इक्वल पार्ट एक दूसरे के क्या हो रहे हों, मिरर इमेज भी होने चाहिए। तो ऐसे इमेजिनरी प्लेन को हम लोग क्या बोल देते हैं कि वो मॉलिक्यूल उस इमेजिनरी प्लेन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है, या उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है, ठीक है। अब जैसे देखो स्ट्रक्चर से ही हम लोग को बेहतर समझ में आएगा भी, है ना। देखिए एक ही आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ, ये एक एल्कीन है सिंपल, ठीक है, सिस एल्कीन है, और इसमें एक उसने टिक 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 ऐसे करके दिखाया है। ये एक्चुअली एक इमेजिनरी प्लेन है, यहाँ पे एक वर्टिकल प्लेन रखा जा रहा है, और इस प्लेन के अबाउट अगर हम लोग तलवारे सुलेमानी चला दें, आप एक तलवारे सुलेमानी ले लो और ऐसे खचाक से मार दो इसको, ठीक है। तो अगर आप तलवारे सुलेमानी यहाँ पे चला दो, तो ये दो इक्वल पार्ट में ये मॉलिक्यूल डिवाइड होता दिख रहा होगा, एक लेफ्ट पार्ट या राइट पार्ट, और देखो दोनों पार्ट इक्वल भी है ना, और मिरर इमेज भी है। दोनों बातें होनी चाहिए, इक्वल भी होने चाहिए और मिरर इमेज भी होने चाहिए, है ना। अगर इक्वल है मिरर इमेज नहीं है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी।
तो बात फिर से समझो इसको कि इस मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे मारा, ये खचाक से तलवार सुलेमानी चला देनी है, तलवार सुलेमानी अपने कमान में रखनी है आपको हमेशा, ठीक है, और इसको चला देना है। ये मॉलिक्यूल देखो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक राइट पार्ट एक लेफ्ट पार्ट, और दोनों इक्वल पार्ट एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। तो हम लोग बोल देंगे कि इस प्लेन के अबाउट इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्लेन और है, इसमें एक प्लेन और है जिसके अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री और मिल रही, कोई बता सकता है वो वाला प्लेन कौन सा है? एक तो ये वाला हो गया, सर यही बट वाला प्लेन खुद है सर, पेपर वाला प्लेन। प्लेन ऑफ पेपर है ना। हाँ। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जैसे एक, अच्छा जब हम लोग तरवाले सुलेमानी ऐसे वर्टिकली चलाएंगे, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी अलग अलग तरह से मिलती है। कई बार वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती है, जैसे इस एग्जांपल में वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है। कई बार हॉरिजॉन्टली काटने में मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, जैसे इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, मैं ऐसे काट रहा हूँ, क्या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है? तो नहीं भाई, इधर एच आ रहा है, इधर मेथिल आ रहा है, इधर एच है, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाली नहीं है, सिग्मा एच नहीं है, इसमें सिग्मा वी है, ठीक है। तो सिग्मा वी ऐसे वर्टिकली काटने में मिलती है, सिग्मा एच ऐसे हॉरिजॉन्टली काटने में, अगर मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा तब मिलती है। एक डायगोनल भी होती है, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब कई बार डायगोनली काटने में मिल जाता है सिमेट्री, जैसे इसमें तो नहीं मिल रहा है, साइक्लिक कंपाउंड में कई बार देखना मिलता है। इसमें एक मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक इसमें देखा जाए तो एक और है, वो मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आप समझ रहे हो? देखो ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, जितने भी मॉलिक्यूल प्लेनर होते हैं ना, उसमें मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मिल जाती है ना। ये स्क्वायर प्लेनर टाइप का है ना, देखो ये मेथिल, ये एच, ये मेथिल, है ना। ये अच्छा, पूरे फंक्शनल ग्रुप को स्फेरिकल माना जाता है, ध्यान रखना। जैसे मेथिल है ना, तो उसको पूरा स्फेरिकल कंसीडर किया जाता है, इसको पूरा स्फीयर मानो, हाइड्रोजन को एक स्फेरिकल एटम मानो, ठीक है। और इसी प्लेन के अबाउट ऐसे, आपको मैं चलो ऐसे बताता हूँ, है ना। कैमरा, आपको कैमरा दिख रहा है नहीं दिख रहा है? मतलब मैं यस दिख सर। रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ? ये सर दिख रहा था। जैसे ये है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो पहले तो मैंने ऐसे मारा खचाक, ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, है ना। हॉरिजॉन्टल ऐसे मारेंगे लेकिन वो वाली मिल नहीं रही है। अब आपको तलवारें सुलेमानी ऐसे चलानी है मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट। तो एक यहाँ पे मेथिल बैठा है, एक एच यहाँ बैठा हुआ है, एक मेथिल यहाँ, एक एच है। जब आप ऐसे चलाओगे ना तलवारें सुलेमानी, तो ये सारे गोले आधे आधे कट जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये सारे ग्रुप जो है ना, मेथिल को एक स्फेरिकल एटम मानो, तो वो दो पार्ट, एक स्फीयर को आप बीच से काटोगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कार्बन कार्बन भी कट जाएंगे। तो ये वाली जो है ना, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। बोलो भाई। और जितने मॉलिक्यूल प्लेनर होते हैं ना, उनमें मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पाई जाती है। तो इसमें आपको मेरे ख्याल से थोड़ा फीलिंग आ रही होगी कि एक इसमें ये वर्टिकल वाली है और एक इसमें मॉलिकुलर वाली है। इसमें हॉरिजॉन्टल वाली नहीं है, वो मैंने समझाने के लिए लिख दिया था, ठीक है। और देखो मुद्दे की बात किया जाए, बस कोई भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर मिल जाए तो हम लोग हल्ला कर देंगे कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। दो तीन चार पांच टाइप की मिले, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना, वो हमसे कभी पूछेगा, ठीक है। तो कोई भी एक टाइप की मिल जाए तो वो मॉलिक्यूल में बोल देंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और एक बात, अगर प्लेन इन तीनों में, के ऊपर हम लोगों ने जो पढ़ा है ना, इन तीनों में अगर ये दो में कोई भी एक सिमेट्री है, पीओएस या सीओएस, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, एक आइरल हो जाता है ना। ये ध्यान रखना, अगर किसी मॉलिक्यूल में पीओएस मिल गई या सीओएस मिल गई या दोनों मिल गई, तो वो क्या हो जाएगा, एक आइरल, है ना। वो क्या हो जाएगा, एक आइरल। कायरलिटी के लिए ना तो उसमें पीओएस होनी चाहिए, ना तो उसमें सीओएस। अच्छा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नेसेसरी नहीं होती है, ये हो चाहे ना हो, इसके बेसिस पे कायरलिटी डिफाइन नहीं होती है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के रिस्पेक्ट में कायरलिटी, ये ध्यान रखना, एक्सिस सिमेट्री ना भी देखोगे तो भी चलेगा,
लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, सर मतलब ये दो चलो सर, अच्छा, हाँ बताओ। सर मतलब सर दोनों होना कंपलसरी है ना? नहीं, दोनों का ना होना कंपलसरी है कायरलिटी के लिए। अगर किसी मॉलिक्यूल प्लेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी ना हो, तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, वो फिर कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। अगर तो प्लेन ऑफ मतलब सिमेट्री हो तो नहीं, दोनों में कोई भी एक सिमेट्री मिल गई तो फिर तो एक कायरल हाँ हो जाएगा। फिर ये सिमेट्री प्रेजेंट यस है ना, ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में बोलते हैं पीओएस सीओएस अगर प्रेजेंट है तो वो एक कायरल हो जाएगा। एक कायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करा पाएगा, है ना। यस सर। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का काम क्या है सर? एक्सिस सिमेट्री बस थ्योरी में बता दिया था कि हाँ ये भी एक सिमेट्री होती है, लेकिन कायरलिटी के लिए कंपलसरी नहीं होती है, इसका ना होना कंपलसरी नहीं होता है। क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे C1 टाइप की एक सिमेट्री होती है, वो तो सब में ही होती है। C1 टाइप की यस सिमेट्री यस तो सभी में होती है, तो उसका कंपलसरी नहीं होता है वो। अगर है भी या नहीं भी है तो उससे कायरलिटी में कोई फर्क नहीं आता। जी सर। ठीक है, अच्छा देखो, तो इस ये सारे एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो जैसे उसने पहले ये वर्टिकल वाली दिखाई है, और ये वाली जो दिखाई ना टिक 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 करके, ये वो जो मैं मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट बता रहा था, इसको बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो है ना, जैसे देखो ये इसने बात की ट्रांसफॉर्म की, तो कोई पूछे कि ट्रांस एल्कीन में कोई पीओएस होती है, तो देखो ट्रांस में वर्टिकल वाली नहीं मिलेगी आपको, ऐसे काट के देखो मिल रही है, नहीं मिल रही है ना। ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट इक्वल तो है लेकिन मिरर इमेज नहीं है, इस प्लेन के अबाउट मिरर इमेज नहीं है, वर्टिकल प्लेन के अबाउट। जितने भी एल्कीन्स टाइप के स्ट्रक्चर होंगे, जैसे डबल, तो सर ज्यादातर में ये मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, अब मतलब। होगी, हाँ इसीलिए तो बोलते हैं कि डबली बॉन्डेड कार्बन के अबाउट कभी सर कायरलिटी नहीं आती है ना। मतलब कायरल कार्बन, वहां पे हम लोग यस बोला था कि sp प्रोडाइज होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए वो सही कह रहे हो, एल्कीन या एल्काइन के अबाउट कभी ओआई, ओआई मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज नहीं डेवलप होती है, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने लगती है ना। चाहे अब उसने इसीलिए बताया, उसने देखो सिस फॉर्म में भी दिखा दी और ट्रांस फॉर्म में दिखा दी कि तो मॉलिक्यूलर प्लेन वाली तो है ही है ना इसमें, इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं है तो क्या हुआ, इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन वाली जिंदाबाद है। तो ये वाला मॉलिक्यूल भी ट्रांस भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना। अब जैसे एक एग्जांपल ये दिया हुआ है, इस सर एग्जांपल, सर हाँ बोलो। कायरल कार्बन सर हो और फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, तो सर मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे, कायरलिटी या? हाँ देखो, हाँ इस पे हम लोग बात अभी करेंगे कि जैसे मान लो कि एक कायरल कार्बन है, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही कायरल कार्बन है, तो उसमें आप देखिएगा कभी ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिलेगी, ना उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी। अगर सिंगल कायरल कार्बन तो वो डंके की चोट पे बोल सकते हो कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर एक कायरल कार्बन है तो, है ना। एक कायरल कार्बन आने पे ना तो कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री डेवलप होती है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री। लेकिन समस्या आती है जब एक से ज्यादा कायरल होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में दो कायरल है, दो कायरल कार्बन है ना, और पता चला बीच में काटने में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है ना, तो फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। उसको अभी पढ़ेंगे, मीजो फॉर्म बोलते हैं उसको। और सर कायरलिटी पे क्या कमेंट करेंगे? कायरलिटी, एक आयरल, अगर कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव आ रहा है तो वो एक आयरल कहलाता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब एक आयरल, और ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कायरल, है ना। कायरल कार्बन अलग बात है, और मॉलिक्यूल कायरल ओवरऑल है, वो उसके ऑप्टिकली एक्टिविटी के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो उसके प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करा पा रहा है कि नहीं करा पा रहा है ना। ओके बोलो भाई। सर। यस सर। देखो इसमें एक मैं वर्कशीट ले रहा हूँ, तो उसमें और भी खूब सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे ना, तो प्रैक्टिस जब आपकी होगी अच्छी तो
कैसा भी फिर मॉलिक्यूल दिया जाएगा, आप बता ले जाओगे। हाँ यही वाली है, इसको मैं शेयर कर देता हूँ। हम्म, ठीक है। तुम लोग का भाई अब इस कॉलेज वही कोचिंग तो खुलने ही वाला है ना? रेजोनेंस सर वेडनेसडे से आ गया है। चलो बढ़िया ही है। कुछ बच्चे तो लखनऊ से बाहर घर चले गए होंगे, कोई ऐसा है क्या यस जो सर, लखनऊ से बाहर हो? हाँ सर। यस सर, कौन हम है? भी हैं सर। सर हम भी है सर। कौन कौन? एक तो रणविजय है और सैयद अली क्रिशु। सर। क्रिसु। अच्छा अच्छा। हाँ तो क्रिसु तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है? बलिया सर। होम बलिया। अच्छा अच्छा। तो इस समय बलिया से पढ़ रहे हैं? हाँ सर। अच्छा। और ठीक। रणविजय तुम्हारा कहाँ पड़ता है घर? सर बस्ती। अच्छा बस्ती। तो यार वहाँ का कुछ फेमस फेमस है कि नहीं है? नो सर, बस्ती में कुछ नहीं है सर। बस्ती कुछ नहीं है। क्या करे सर, मतलब बेकार है अरे, सर सिटी। अच्छा। सर तो कुछ खास नहीं है सर, मतलब पहले था सर, लेकिन तुम वो इसलिए बोल चेंज हो गया। तुम इसलिए बोल रहे हो कि तो सर कहीं कुछ मंगाने ना लगे हैं। ऐसा बात नहीं है सर। सर बताइए सर, घर पे गाय बहुत चाहिए तो कुछ बताइए सर। सर हमारे यहाँ है अच्छा, फेमस। सर ले आए क्या क्या? फेमस है? स्माइल्स। क्या फेमस स्माइल्स सर। है? लोग बोलते हैं आ, स्माइल्स बलिया के फेमस है। नहीं ये होता क्या, हम समझ नहीं पा रहे, ये क्या चीज है? क्या मतलब क्या है, क्या चीज? सर दिखा दूंगा सर, अभी फोटो पिक भेज दूंगा। अच्छा स्वीट वीट है क्या कोई कि? हाँ सर भाई। अच्छा अच्छा। हाँ कोई स्पेशल चीज हो तो लाना भाई, हैं? दोस्तों को भी खिलाना। हाँ थोड़ा बहुत। चलो अच्छा। ये एक वर्कशीट मैंने लिया है, इसमें आपको ये यार कौन सा कुछ दूसरा आ गया क्या? रुक जाओ, मैंने आरएस वाला भेजा था। अरे ये वो आ गया रिलेशन वाला। वर्कशीट नंबर 4 है। तो 2 बच्चे बाहर के हैं ना, बाकी सब लोग हम भी हैं। लखनऊ से ही हो? नहीं सर, हम भी हैं हाँ। 3। अच्छा सैयद अली है। यस सर। हाँ। सर आप आप कहाँ आप गए कहाँ सर? से? सर हम उन्नाव से, बगल से हैं, हम पास तो ही के। अच्छा आप उन्नाव से, तो हम तो आप यार बताइए। पड़ोसी हो गए तुम्हारे यहाँ। हम कानपुर से अरे सर। अच्छा सर, हैं। कहाँ से गए कानपुर से? कानपुर में रतन लाल नगर देखा है, मतलब गए उधर साइड? हाँ सुना है, नाम सुना है। अच्छा वहीं पे घर है। अच्छा सर। सर हाँ सर ये कानपुर देहात मतलब कानीपुर में हाँ पड़ता है या बताओ बेटा। अलग डिस्ट्रिक्ट है? डिस्ट्रिक्ट होती है। नहीं नहीं कानपुर नगर और कानपुर देहात अलग अलग। कानपुर अलग डिस्ट्रिक्ट है देहात सर ये? बाहर पड़ जाता है मतलब। नहीं डिस्ट्रिक्ट तो अलग ही बोल सकते हो आप, तो अलग हो गया है, कानपुर नगर अलग हो गया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज तो अलग अलग हो गया। सर आप भी घर चले गए क्या? नहीं यार हम तो यार लखनऊ में ही हैं घर। एक्चुअली क्या है, सब चीजें यहीं पे बच्चे जो पढ़ाई वढ़ाई पेपर वेपर चल रहे हैं तो जाना सही भी नहीं था। और ऑफलाइन अभी ये सोच रहे थे इस हफ्ते जाने का, लेकिन ऑफलाइन हो गया तो फिर अब तो जा भी नहीं सकते। इधर सर्दी पड़ रही थी, हमने कहा अभी जब थोड़ा सर्दी उर्दी कम हो जाए फिर जाए यार। वैसे भी यार देखो कोचिंग में छुट्टी उट्टी मिलती नहीं,
है ना। तो घर तो बस वही होली दिवाली चले जाओ, बड़ी बात है। सर लखनऊ तो बगल ही में है, कानपुर तो बगल ही में है। हाँ, ये कि कानपुर देखो सैटरडे संडे जाने में तो कोई दिक्कत नहीं। 2.5 घंटे का रास्ता सैटरडे है। सैटरडे जाओ, अपना संडे वनडे रहो, अपना मम्मी पापा से मिल लो। पापा तो नहीं है इस समय, है ना। अपना मंडे को आ जाओ। तो ऐसे ही जब भी जाते हैं तो ऐसे ही जाते हैं, ये है। सर आपका सर बढ़िया है सर, घर के बगल में है सर, आप तब भी। हाँ, इसीलिए मैं कोटा में इधर मैंने ट्रांसफर ले लिया था। पहले मैं यस कोटा सर। में ही था ना, 5 साल वहीं पे था। मतलब वहां से थोड़ा दूर पड़ता था, मतलब कानपुर आने के लिए सोचना पड़ता था कि 4-5 दिन की छुट्टी हो तब तो जाओ भी। तो थोड़ा नहीं, बहुत दूर था, आधा का सफर यहाँ था सर। अब लखनऊ में तो पता भी नहीं चलता है कि घर से बहुत दूर है ना। यस सर। ये क्वेश्चन कर, ये जैसे इनमें एक बार आप लोग अटेम्प्ट कर लिए, ये सभी हर तरह तरह के इसमें एग्जाम्पल हैं। तो देखिए, इसमें आपको बताना बस इतना ही है, हर एक स्ट्रक्चर में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करनी है, हर एक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो देखो, जैसे पहला वाला स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली मेथेन ही है, अगर ध्यान से देखो तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री सर है सर। है ना। को इसमें आप ऐसा कोई भी प्लेन इमेजिन कर लो जिसमें कोई 2 हाइड्रोजन आ रहे हो, एक कार्बन आ रहा हो, है ना। ऐसे इसमें वैसे 1 2 3 4 प्लेन बन सकते हैं, लेकिन आप कोई भी एक प्लेन कंसीडर कर लो, है ना, जिसमें 2 हाइड्रोजन आ रहे हो और एक कार्बन, बीच वाला कार्बन भी आ ही जाएगा, तो उसके अबाउट सिमेट्री मिल जाएगी, है ना। अब उसको थोड़ा टेट्राहाइड्रल में बना पाना बहुत पॉसिबल नहीं है। जैसे कॉपी का यही प्लेन ले लो जिसमें ये दोनों हाइड्रोजन लाई कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह का एक प्लेन ये हो जाएगा, और इसमें ये एच बाहर आ रहा है प्लेन से, और ये एच अंदर जा रहा है, तो इसके अबाउट सिमेट्री मिल रही है ना। ये दोनों एच एक दूसरे के मिरर इमेज टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और अच्छा, सेंटर ऑफ सिमेट्री अभी बताई नहीं क्या था आप लोगों को। सर नहीं बताया नहीं सर। सर। अच्छा अच्छा अच्छा, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी समझ लो, फिर क्वेश्चन करो तो ज्यादा सही रहेगा ना, क्योंकि दोनों एक साथ ही देखनी होती है हम लोगों को। अच्छा, सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या करते हैं, सेंटर, इसके नाम ही में देखो सेंटर आ रहा है, तो ये मॉलिक्यूल के सेंटर के अबाउट चेक की जाती है। ये मॉलिक्यूल के जो सेंटर होता है ना, उसके अबाउट चेक की जाती है। मॉलिक्यूल के सेंटर पोजीशन के अबाउट चेक करते हैं, ठीक है। देखो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको और बेहतर क्लियर होगा। तो क्रिसु बलिया का रहने वाला है। अच्छा, चलो, अच्छा देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या कह रहा है। सेंटर ऑफ सिमेट्री को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री इज ए पॉइंट। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक पॉइंट होता है फ्रॉम विच लाइंस आर ड्रॉन ऑन वन साइड एंड प्रोड्यूस्ड एन इक्वल डिस्टेंस ऑन द अदर साइड विल मीट आइडेंटिकल पॉइंट्स इन मॉलिक्यूल, ठीक है। वो ये कह रहा है कि किसी मॉलिक्यूल से, जैसे उसने पहले एक सिस फॉर्म ली, एक ट्रांस फॉर्म ली है, तो जैसे बोलते हैं कि ट्रांस फॉर्म में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है ना। अगर आपको कोई ट्रांस एल्कीन दिया गया है ना, और ट्रांस एल्कीन में ऐसी वाली ट्रांस एल्कीन जिसमें 2 ग्रुप सेम होने चाहिए, तो उसके अबाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाती है। देखो कैसे मिलती है, देखो इस मॉलिक्यूल का सेंटर पॉइंट पकड़ो तो ये है, ठीक है। अब इसके सेंटर पॉइंट से किसी एक ग्रुप की तरफ आप प्रोसीड करो, मूव करो, है ना। जैसे आप मेथिल की तरफ चले, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, मेथिल, ठीक है। इस लाइन के लॉन्ग, इस एक्स लाइन के लॉन्ग आप मूव करें मेथिल।
और अगर इसी लाइन को पीछे आप एक्सटेंड कर दें, इसी लाइन को पीछे एक्सटेंड कर दें, तो यहाँ भी आपको देखो वही ग्रुप, आइडेंटिकल ग्रुप मिल गया। और इन दोनों मेथिल की डिस्टेंस भी देखा जाए तो सेम है ना। देखो जितनी डिस्टेंस पे ये आ रहा है उतनी ही डिस्टेंस पे ये भी आ रहा है ना। इसका मतलब ये दोनों जो ग्रुप हैं वो सेंटर के अबाउट, दोनों मेथिल जो है वो सेंटर के अबाउट सिमेट्री शो कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। अब जैसे ये हाइड्रोजन है तो इधर आप चले तो आपको ये वाला हाइड्रोजन मिल गया, और इधर आप चले तो आपको ये वाला हाइड्रोजन मिल गया। ठीक है। और सेंटर से इन दोनों हाइड्रोजन की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है ना। ये डिस्टेंस दोनों क्या है, बराबर है। तो इस मॉलिक्यूल में देखें तो सारे एटम्स या सारे ग्रुप सेंटर के अबाउट सिमेट्री शो कर रहे हैं, है ना। इसलिए ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, इस मॉलिक्यूल में सेंटर के अबाउट Center क्या symmetry है। देखी, है ना, सेंटर सिमेट्री देखी जा रही है। तो ऐसे देखते हैं, मतलब जितने भी उसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं सभी के अबाउट देखा जाता है ना। अब जैसे एक मैं ये स्ट्रक्चर एक बना रहा हूँ, आप इस पे अच्छा देख के बताओ मुझे कि सेंट्रोसिमेट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एक ये मॉलिक्यूल है ना, इसमें आपको बताना है कि इसमें सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है। इस मॉलिक्यूल में सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए नो सर, नहीं प्रेजेंट। नहीं प्रेजेंट है ना। अच्छा, ये बता सकते हैं कि किस ग्रुप के अबाउट नहीं प्रेजेंट है, किस ग्रुप की वजह से नहीं प्रेजेंट है। OH OH है वाला सर। है। हाँ, OH और H है ना, ठीक, गुड, करेक्ट। तो बस यही चीजें आपको चेक करनी है। जैसे देखो मेथिल के रिस्पेक्ट में तो आपको लगेगा कि प्रेजेंट है सिमेट्री, है ना, कि इधर भी मेथिल आ रहा है जितने डिस्टेंस पे, अगर इसको एक्सटेंड करें तो इधर भी मेथिल ही आ रहा है उतने ही डिस्टेंस पे, तो मेथिल के अबाउट तो लग रहा है। ठीक है। और इसी कार्बन पे अगर हाइड्रोजन को देखें तो उसके अबाउट भी लग रहा है, भाई हाइड्रोजन इधर आ रहा है, इसी इसी को पीछे एक्सटेंड करो तो हाइड्रोजन इधर भी इक्वल डिस्टेंस पे। लेकिन अगर आप इस कार्बन पे OH को अगर ध्यान से देखें कि इधर OH ऊपर साइड लगा हुआ है इस कार्बन, और इस लाइन को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन मिल रहा है ना। इधर ऊपर गए तो हाइड्रोजन, लेकिन उसी लाइन को पीछे लाए तो आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन। तो आइडेंटिकल ग्रुप नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब इसमें सेंट्रोसिमेट्री अब्सेंट है ना। और इस वाले में क्या थी, सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट थी, मतलब जो आपका जो ट्रांसफॉर्म थी ना उसमें प्रेजेंट थी। सिस में तो कभी नहीं होगी ना, मतलब तो किस वाले में, सेकंड वाले में ना। सिस में, नहीं सर, सिस में कह रहे हैं। हाँ, सिस में नहीं होगी कभी। है ना। सिस में सेंटर सिमेट्री कभी नहीं होगी, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों में होती है, सिस में भी होती है और ट्रांस में भी होती है। इसलिए एल्कीन जो होते हैं ना, एल्कीन हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहते हैं, है ना, वो एक आइडल होते हैं एल्कीन्स। ठीक है। अब जैसे अब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपके जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अब जैसे देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं थी, ठीक है, लेकिन टेट्राहेड्रल शेप में सेंटर ऑफ सिमेट्री भी कभी नहीं मिलेगी। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो थी लेकिन इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। देखो टेट्राहाइड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं होगी, आप समझ पा रहे हैं। क्योंकि टेट्राहाइड्रल में जो ग्रुप होते हैं वो आमने सामने कभी आएंगे नहीं, एक ही लाइन के लॉन्ग, है ना। जैसे एक एटम ए है और एक एटम मान लो बी है, और एक विच पे अटैच्ड हो गया, और एक ये डैश पे अटैच्ड हो गया। ठीक है। अरे आपको मैं इससे मॉडल से दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, मॉडल से जल्दी समझ में आ जाएगा।
देखिए एक ये मैंने टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल का ये मॉडल है, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल का मॉडल है, ठीक है। अब आप लोगों को दिख रहा है कैमरा से ही? यस यस सर। यस सर। है ना। अब देखिए इसमें आप कोई जैसे ये येलो वाला एटम देखिए, इसमें ऊपर ऊपर जाने पे येलो वाला एटम मिल रहा है, लेकिन इसी लाइन के सामने देखें तो यहाँ पे तो कोई एटम ही नहीं है ना। मतलब टेट्राहेड्रल जो शेप होते हैं उसमें जो काइरल कार्बन होता है ना, उसके आमने सामने ग्रुप ही नहीं लाई करते हैं। जैसे इधर ये रेड वाला है ना, ये रेड वाला देख रहे हैं, और इसी लाइन को इधर एक्सटेंड कर रहा हूं तो इधर कोई एटम ही नहीं है ना। अब जैसे ये जो ब्लू वाला एटम में पकड़े हुए हूँ, ब्लू वाला एटम ये है, इसी लाइन को अगर मैं काइरल कार्बन आगे ऐसे शिफ्ट करूं तो यहाँ पे कोई एटम ही नहीं है। तो मतलब टेट्राहेड्रल शेप में एक एक एटम के सामने दूसरा एटम कभी आता ही नहीं है ना। येलो के सामने येलो नहीं आ रहा है, रेड के सामने रेड वाला नहीं, मतलब उस लाइन के अलोंग कोई एटम ही नहीं है। और जब उस लाइन के अलोंग कोई एटम नहीं है तो फिर उसके अबाउट आइसोमेरिज नहीं, मतलब उसके अबाउट सेंट्रोसिमेट्री मिलेगी नहीं आपको, है ना। बात आगे समझ में? यस सर। यस सर। स्क्रीन चली गई सर। हाँ वो स्क्रीन, आप रहने दीजिए सर। रहने दे, टाइम हो गया। यस सर। 2-4 एग्जांपल तो कर ही लो यार। हाँ इतनी मेहनत से मतलब यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। कल मुझे संडे को क्लास लेनी तो थी, लेकिन वो थोड़ा फंस गया, टाइम सर आप नहीं मिल टेस्ट पाया। लेने वाले थे? यार संडे को मैंने टेस्ट भी बोला था ना तुम लोगों का। हाँ सर। हाँ सर। हाँ किस चैप्टर का बोला था? जीओसी का बोला था। GOC 1 2 GOC दोनों 1 सर। के साथ बोले थे। GOC GOC 1 2 दोनों सर। संडे कर लीजिए फिर तो। नहीं तो ऐसा करते हैं, देखो संडे को तुम लोग का, इस संडे को तो ऑलरेडी एक टेस्ट है ही है रेजोनेंस की तरफ से। तो फिर थोड़ा मेन स्ट्रेस तक होगा ये आपका सीटी है सर। GOC का 1 घंटे का। मेंस का है वैसे इस बार क्या तो। है ना सर। ऐसा करते हैं तुम लोग का सैटरडे नाइट को ले लेते हैं टेस्ट 8 बजे। हाँ सर यस सर ये सर। कर लीजिए। ओके सर सही 45 है। 45 मिनट का रहेगा तो आराम से आप यस दे सर। भी लोगे, और उसी बहाने आपका रिवीजन भी हो जाएगा अगले दिन। मान लो पेपर आप लोग मतलब मेंस का है ना। यस सर। तो मैं ऐसा करता हूँ, ज्यादा नहीं, 5 एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। अभी कितने 11 बच्चे हैं अभी तो एक बच्चे से एक 10 एग्जाम्पल में सर, पूछ 9 लेता बच्चे हूँ, हैं। चलो 9 बच्चे हैं तो 9 एग्जाम्पल कर लेते हैं, चलो ठीक है। क्यों भाई? सर एक चला गया सर कोई। ओके सर। एक चला गया। यस सर। सर डर गया। उसने सोचा कि चलो एक जन तो कम ही हो जाओ, एक एग्जाम्पल कम हो जाएगा। चलो यार स्क्रीन शेयर कर दे। स्क्रीन तो शेयर हो गया, ठीक है। देखो इसमें एग्जाम्पल एक एक चलो सब लोग बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले आदित्य आदित्य पाल, ठीक है। ये यस सर। एग्जाम्पल नंबर, आपको बस इसमें ये बताना है कि इसमें पीओएस प्रेजेंट है कि नहीं है, और सीओएस, इन्हीं दोनों के बारे में बताना है। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है कि नहीं है, यस या नो में दोनों है आंसर सर। देना है। दोनों है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। बहुत बढ़िया, है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मौलिक, सिमेट्री कैसे है? प्लेन ऑफ सिमेट्री हम्म। ये मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट, ये वाला एग्जांपल प्लेनर मॉलिक्यूल है तो ऐसे ऐसे काटा गया है। तो अच्छा उसमें यस सर। मेथिल भी कट गया, है ना, 2 में बट गया, हाइड्रोजन भी कट के 2 में बट, ये सब स्फेरिकल मानो,
फंक्शनल ग्रुप जितने हैं स्फेरिकल शेप के मानिए आप लोग, ठीक है, तो ये सब आधे आधे कट जाएंगे। अच्छा थर्ड वाला चलो कौन बताएगा, आदित्य राय बताओ दो। अच्छा आदित्य राय। सर दोनों प्रेजेंट है, पीओएस और सीओएस। दोनों प्रेजेंट है, तो ये दोनों एग्जांपल एक ही तरह के लग रहे हैं ना, ठीक है। इसमें इसके अबाउट तो पीयूएस प्रेजेंट है ना, और ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म में तो सीयूएस भी प्रेजेंट होती है। बहुत बढ़िया बेटा, है ना, दोनों लोग को आसान आसान एग्जांपल मिल गए। चलो अच्छा, अब घनश्याम का नंबर आ रहा है भाई, बताओ फोर्थ वाला बताओ। सर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? हाँ सर। क्यों, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें? सर ये देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। यस सर, पीओएस है। हाँ सर लेकिन जैसे पीयूएस। पीओएस में आ गया हम्म तो सर ये ऐसे तो है मतलब अलग अलग कार्बन देखेंगे वो तो कायरल कार्बन है, तो मतलब हम्म। तो एक कायरल तो इधर नहीं होगा कुछ ना, ऐसा कुछ मतलब कि हाँ देखो इसको भी चलो मैं बताता जाता हूँ। सर जिस पीओएस और मॉल सीओएस नहीं है। हाँ अच्छा अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने। जिस मॉलिक्यूल में पीओएस और सीओएस दोनों एब्सेंट होते हैं उसको आप ओवरऑल काइरल बोल दीजिएगा, वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, काइरल। अब जैसे इसमें प्लेन ऑफ सर वो सिमेट्री प्रेजेंट हो गया, मॉलिक्यूल कायरल होगा ना, हाँ पूरा वो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, कायरल होगा। वो पूरा हाँ मतलब मॉलिक्यूल अगर ही बोल रहा कार्बन, हूँ। हाँ मतलब अगर उसमें कार्बन हुआ जो कि कायरल है तो कार्बन मतलब बोला जाएगा ना हाँ हाँ हाँ, कायरल। काइरल काइरल कार्बन बोला जाएगा। इसमें काइरल कोई पूछे कि कितने काइरल कार्बन है या एसिमेट्रिक कार्बन, तो हम लोग बोलेंगे दो एसिमेट्रिक कार्बन है, दो काइरल कार्बन है। लेकिन ओवरऑल पूरा मॉलिक्यूल कैसा है, काइरल है कि एकाइरल है, तो फिर ये एकाइरल हो जाएगा क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना। तो ये है कहानी। अच्छा ये वाला बताओ भाई, फिफ्थ वाला कार्तिक बताओ। सब पीओएस भी और सीओएस भी है। इसमें पीओएस है, पीओएस किसके अबाउट है? सर दोनों मतलब दो, प्लेन ऑफ पेपर के अबाउट भी है और उस नहीं सर सिर्फ प्लेन ऑफ पेपर के अबाउट है। प्लेन ऑफ पेपर के अबाउट है? ना ना ना, ये आपको मैं इधर आप लोग नोट में नोट एक एक चीज ये नोट कर लो आप लोग कि जब देखो जब फिशर प्रोजेक्शन में अ, ऐसे बनाया जाता है ना, जैसे मान लो फिशर प्रोजेक्शन में दो काइरल कार्बन है, ए बी सी डी ई एफ, अलग अलग ग्रुप ले लिए मैंने सारे। तो देखो ये फिशर प्रोजेक्शन में जब ये ऐसा बनाया जाता है तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होता है। हाँ फिशर में लगेगा कि प्लेनर है क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन एक्चुअली 2D प्रोजेक्शन होता है। फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, 2D प्रोजेक्शन होता है, एक 3D मॉलिक्यूल का 2D प्रोजेक्शन है। तो देखने में वो लगेगा कि क्या है, प्लेनर है, बट ये प्लेनर नहीं है। देखो इसका एक्चुअल क्या कहानी है वो समझो। इसमें एक्चुअल कहानी ये है कि ये जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लगे ग्रुप होते हैं ना फिशर प्रोजेक्शन में, इट लाइज आउटसाइड द प्लेन, ये एक्चुअली प्लेन से बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। ये फिशर प्रोजेक्शन की बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ आप लोगों को। फिशर प्रोजेक्शन में जो रियलिटी है वो ये होती है, मतलब 2D और 3D के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे जो लगे ग्रुप होते हैं ना वो प्लेन से ऐसे बाहर की तरफ आ रहे होते हैं, जबकि लगता है कि प्लेन में है लेकिन वो ग्रुप बाहर की तरफ आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा ये वाले हॉरिजॉन्टल वाले भी, ये वाले भी बाहर की तरफ आ रहे होंगे, तो जो बाहर की तरफ आ रहे हैं उनको मैंने वेज बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे जो ग्रुप ऐसे दिख रहे हैं वो थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो वर्टिकल पे लग रहे हैं ना वो प्लेन से अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा इधर जा रहे हैं, ये इनसाइड द प्लेन लाई कर रहे हैं, वर्टिकल पोजीशन पे जो लाई कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये 3D स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है 3D, है ना। लेकिन इसकी छाया, या ऐसे समझिए कि इस मॉलिक्यूल में ऊपर से लाइट अगर मारी जाए, ऐसे समझो ऊपर से टॉर्च मारी जाए तो इसका प्रोजेक्शन 2D में ऐसा दिखेगा,
वो 2D में ऐसा दिखेगा, लेकिन एक्चुअली 3D में वो प्लेनर नहीं है, ठीक है। तो कभी भी फिशर प्रोजेक्शन दिया जाए तो आपको इस निगाहों से देखना है कि उसके हॉरिजॉन्टल वाले ग्रुप वेज से सोचिए कि बाहर की तरफ आ रहे हैं, वेज बॉन्ड से कनेक्टेड है, और जो वर्टिकल पोजीशन पे ग्रुप लगे हुए ना वो मान के चलिए कि वो प्लेन ऑफ पेपर इनसाइड लाई कर रहे हैं। हाँ, इसमें पेपर में बताएं केवल 2 काइरल कार्बन ही लाई कर रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछाएगा कि इस जो आपका स्क्रीन है इसमें कौन से एटम लाई कर रहे हैं, तो स्क्रीन में तो केवल ये वाला काइरल कार्बन और ये यही 2 कार्बन पेपर के प्लेन पे लाई कर रहे हैं। बाकी हॉरिजॉन्टल वाले बाहर की तरफ आ रहे हैं और वर्टिकल वाले अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना। बोलो भाई, इसका ये मॉडल बना के दिखाएं क्या? समझ गए बना सर। दिए सर। सर आ गया। हॉरिजॉन्टल वाले बाहर और वर्टिकल वाले अंदर। चलो इसका भी दिखा देंगे। तो पहले इसमें आप ऐसे ही समझ लोगे तो मेरे ख्याल से दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसमें एक बड़ी खास बात है कि ये जो फिशर प्रोजेक्शन है इसमें कभी बोलते पीओएस मिलती ही नहीं है। समझना वाली बात ये, मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपको कभी कोई ऐसा फिशर प्रोजेक्शन दे दिया जाए जिसमें आपको लगे कि इसमें तो सर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो वास्तविकता में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी नहीं। जैसे आपको ऐसा एग्जाम्पल बना के दे दे ऐसा स्ट्रक्चर, तो हम लोग ज्यादातर भाई 2D हम लोग ये सोचेंगे, मतलब अगर जैसे ही हम लोग मानेंगे ये 2D है तो हम लोग का आंसर गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ये सोचेंगे कि देखो सेंटर से इधर आने पे मुझे ए मिल रहा है और इधर आने पे भी ए मिल रहा है, तो यार है सिमेट्री है। अच्छा, बी के रिस्पेक्ट में आप चेक करोगे तो लगेगा अरे यार बी के रिस्पेक्ट में भी है, और फिर डी के रिस्पेक्ट में चेक करोगे तो लगेगा कि यार डी के रिस्पेक्ट में भी है, तो आप कह दोगे सेंटर सिमेट्री है इसमें, है ना। बोल बोल दोगे कि नहीं बोल दोगे? लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि ये जो ए और बी हैं ये सब प्लेन से बाहर की तरफ आ रहे हैं। ये सब क्या है? प्लेन से बाहर की तरफ आ रहे हैं। ऐसा समझो कि ये दो एटम जो जैसे ए और बी मान लो, ये दोनों, ये ए है ये बी है, ये प्लेन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बाहर की तरफ, ठीक है। और दो और ले लो भाई, है ना, ये दोनों भी प्लेन से बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ये ब्लैक वाला आप मार्कर, ब्लैक वाला स्केच पेन देख रहे हो, तो इसको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये तो यहाँ कहीं आएगा, या ये ब्लू वाले के सुना लो, इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। लेकिन यहाँ तो वो आइटम है नहीं, ये वाला तो ऊपर टंगा हुआ है ना। ये वाला अगर ऐसे होता तो ये आमने सामने आ जाते, लेकिन यस ये सर। वाले ऊपर है, ठीक है। तो है ना, इसमें मेरी बात समझ आ रही कि इसमें ये वाला स्ट्रक्चर देख लो कि ये वाला एटम और ये दोनों एटम प्लेन से लिफ्ट कर गए हैं। तो अगर ये दोनों मान लो सेम भी हो, बी बराबर ई भी हो, तो भी वो सेंटर के अबाउट सिमेट्री शो नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही? ये यस एफ सर। और सी अगर मान लो सेम भी हो तो भी सेंटर ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही ऊपर आ रहे हैं। एक ऊपर आए एक नीचे आए उसके सामने वाला, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, है ना। तो ये एक चीज तो ये समझ में आनी चाहिए कि इसका मतलब इसका कंक्लूजन ये है तो सर कि जो भी लास्ट एग्जांपल करा था हम लोगों ने, हम्म, वो भी नहीं होगा, उसमें पीओएस नहीं होना चाहिए फिर? नहीं, अब देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हॉरिजॉन्टल वाली मिल जाएगी कैसे, देखो ये बात मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए यस बोल सर, रहा हूँ। यस देखो सर। अगर ये एटम सेम लगा दूं, अगर एक सेकेंड मैं क्या करूं, ये बी सी एफ ई और ए डी, ऐसे देखो मैं ए के सामने ए बैठा दूं, बी के सामने बी और हाँ डी सर, के समझ सामने गया डी, मैं। तो इस प्लेन के अबाउट देखो आप ऐसे तलवारी सुलह में काटो तो ये यस सर, यस सर। इतना पार्ट इक्वल भी है और मिरर इमेज भी है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें कि जैसे यहाँ बी बैठा लो, यहाँ भी हम लोग बी ही बैठा दें, यहाँ भी बी बैठा दे, यहाँ पे डी, यहाँ पे डी,
तो यहाँ पे सेंटर सिमेट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि बी यहाँ पे ऊपर आने में मिल रहा है एबव द प्लेन, और इधर वो नीचे अगर ये वाला बी इन डैश बाउंड से जुड़ा होता तो मिल जाती सेंटर सिमेट्री, है ना। लेकिन ये भी ऊपर आ रहा है, ये भी ऊपर आ रहा है, तो वो एक ही लाइन के लॉन्ग आ ही नहीं पाएंगे ना, उनकी यस तो सर। है ना, जो लाइन है वही अलग अलग हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जैसे ये वाला एग्जांपल थोड़ा धोखे वाला एग्जांपल है, इसमें देखने में ऐसा लग रहा है कि सेंटर सिमेट्री है, लेकिन सच्चाई है कि ये दोनों प्लेन को ऊपर तरफ लाई कर रहे हैं, तो इसलिए सेंटर सिमेट्री इसमें नहीं मिल पा रही है। और ये हाँ, भी नहीं है सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी देखो, चेक करो तो नहीं है इसमें, है ना। ना ऐसे हॉरिजॉन्टल कट्टा मार के देखो, नहीं है। वर्टिकल कट्टा मार के देखो तो तो सर ये ओवे, ऑप्टिकली एक्टिव है। हाँ ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ना, इसमें देखो ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, ना इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रही है। ये ओवरऑल हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, या ये पूरा मॉलिक्यूल काइरल भी है, ये ओवरऑल पूरा मॉलिक्यूल काइरल मॉलिक्यूल है। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा ये वाला चलो बता दो, कार्तिक, कार्तिक ये वाला बता दो, 6 वाला। कल बता दिया ना सर, बहुत लोगों ने लीव कर दिया, बच्चे नहीं कोई बच्चे। सर 8 अच्छा बच्चे हैं कुछ सब। ठीक है सर। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन चलो फिर ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, ये वाली वर्कशीट में इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। यस सर। और फिर सर जिसमें डाउट रहे वो पूछ लीजिएगा, इनके आंसर भी इसमें होंगे, आंसर की भी अरेज हो जाएगी। हाँ क्या करो, कुछ नहीं सर। है ना। चलो अच्छा, तो ये तो कर लीजिएगा। बाकी सीट में भी अगर आप लोग अटेम्प्ट करना कर रही है तो मैं बता देता हूँ। देखिए डीएल तक तो आरएस डीएल सेक्शन डी में दिया हुआ है, तो सेक्शन डी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट है, ये सेक्शन ई में दिया हुआ है ना। यस इसमें सर। एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिस क्वेश्चन में पूछा हो वो छोड़ दीजिएगा, वो शायद किसी एक क्वेश्चन में पूछा है। बाकी पीओएस सीओएस वाले तो आप लोग कर लेंगे आराम से, ठीक है। यस सर। तो चलिए फिर ने कल कल शायद क्लास है, कल इसी के आगे फिर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। हाँ ठीक ठीक, ओके बताओ। सर हाँ बोलो बेटा। सर इस सीट से सफिशिएंट है ना सर, मतलब है क्या हो गया, सीट क्या डिफिकल्ट है? मतलब सीट से सफिशिएंट है ना, मतलब अगर सर सीट लगा ले पूरा हाँ तो। हाँ, नहीं रेजोनेंस की सीट ये है कि मोर देन सफिशिएंट मतलब इन्होंने Yes. क्वेश्चन कलेक्शन अच्छा, बहुत अच्छा किया हुआ है, तो इसके अलावा फिर कुछ बचता नहीं है, मतलब हर तरह के क्वेश्चन उन्होंने रखे हुए हैं सीट में। सर जैसे कि सर और सर रिएक्शन है सर, वो कैसे याद करें सर, मतलब आगे के जो रिएक्शन सर हैं, मतलब जैसे कि अल्कोहल के हैं सर, और सर का एसिड के ग्रुप के सर वो रिएक्शन है, तो सर उसको याद कैसे करें सर, मतलब। उसमें ये है कि पहले नेम नेम रिएक्शन चाहो तो एक बार पहले रिवाइज कर डालो आप लोग, जो Yes. नेम रिएक्शन है हर एक चैप्टर की, जैसे एल्कोहल फिनॉल ईथर में राइमर टाइमर है, कोलबे रिएक्शन है ना, कपलिंग रिएक्शन है, कोलबे सिमिट है, क्लेजन रिएजमेंट है, तो जितनी सर ये नेम सब नेम रिएक्शन सर ये उनको सब पहले याद करो। करके सर, मैंने सर अभी जल्दी पढ़ा था कुछ दिन पहले से, लेकिन सर फिर ये अच्छा अच्छा, एकदम भूल गए सर। सर मतलब भूल जाते सर, ऐसा क्यों होता, रिटेन क्यों नहीं आता सर ये। देखो ऑर्गेनिक या में है भी थोड़ा ऐसा कि देखो रिएक्शन ऐसी है कि जिस एक बार पढ़ने में लगेगा आपको आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैकेनिज्म कहीं भूल जाओगे आप। अगर आपको प्रोडक्ट याद आ गया तो मैकेनिज्म, तो इसमें क्या है कि 2-3 साइकिल में उसको आप लोग कन्वर्ट करो, है ना। जैसे एक बार आपने पढ़ लिया, एक साइकिल में 15 दिन की एक साइकिल में आप सारा कोशिश करो कि रिवाइज हो जाए, फिर अगले यस 15 दिन की साइकिल में फिर से उसको रिपीट करना है, तो बहुत सारी चीजें आपको लगेगा कि हम भूल गए, वो इतनी सारी चीजें हैं कि वो भूलना स्वाभाविक है ना। मतलब ये समझ लीजिए कि हम लोग इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, फिर भी कई बार हम लोग को पढ़ाने से पहले देखनी पड़ती हैं चीजें,
वेल प्रिपेयर्ड Yes, होना sir. पड़ता है ना। तो आप लोग तो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं कि सारी चीजें एक बार में याद ही रहेंगी। तो कम से कम पहले मेन से पहले कोशिश करो कि 3 साइकिल में रिवाइज करो आप लोग, है ना। तो थर्ड टाइम में फिर मैक्सिमम आपकी याद हो चुकी होगी, मतलब फिर आपको वो वाली दिक्कत नहीं आएगी कि बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। तो फिर जैसे सर आपको पिछली बार मैंने एग्जाम दिया था, तब तो सर पूरा ऑर्गेनिक अच्छे से रट के गया था सर, याद था पूरा सर, एडवांस भी बढ़िया किया था ऑर्गेनिक सर। सर हाँ लेकिन हाँ सर जो है इस समय ऐसा कंडीशन है सर कि जो सारे रिएक्शन याद किए थे सर एकदम भूल गए सर, कुछ याद नहीं है, मतलब ऐसा फील हो रहा है। हाँ, नहीं तो उसमें गैप गैप भी हो गया ना ज्यादा। वैसे पेपर आप लोगों ने दिया था तो वही अगस्त अगस्त के आसपास दिया था, तो सर अक्टूबर 3 अक्टूबर लास्ट पेपर 3 अक्टूबर, हाँ। तब भी वही नवंबर दिसंबर जनवरी 2-3 महीने का डिफरेंस काफी हो गया। मतलब इनमें क्या है कि हर एक 15 दिन 20 दिन के अंतराल में एक बार आप अपने नोट्स पलट लीजिए, फ्लो में ही पलट लीजिए। मतलब जैसे संडे का दिन है, जैसे लग रहा है कि आज चलो कुछ करते हैं, चलो नेम रिएक्शन ही पढ़ डालते हैं, तो यस पलटते गए देखते गए, बहुत ज्यादा लिखो नहीं, बस उसमें ऐसे ही पलट पलट के रिवीजन कर डालो। तो ये थोड़ा रखोगे ना, तो मतलब ये एक काम ये भी कर सकते हो कि एनसीईआरटी में जितनी रिएक्शनें दी हुई हैं उनको पहले एक यस लिस्ट बना लो, है ना। यस एनसीईआरटी वाली पहले गोद डालो आप लोग, क्योंकि बहुत सारी यस सर रिएक्शनें ऐसी हैं कि जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई हैं, तो उनमें अभी एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट ना करो। मेंस का पेपर एनसीईआरटी से बाहर नहीं बनेगा, वो देख आप पिछले बार दिए हो, देख जानते ही हाँ उतना यस समझ ही रहो। तो पहले एनसीईआरटी वाली कर डालो, उनकी संख्या भी कम होगी, काफी हाँ रिएक्शनें आपकी फिल्टर हो जाएंगी, यस सर ठीक है। तो उनको एक साइकिल 2 साइकिल में अच्छे से तैयार हो जाएंगी। होता क्या है, जब पूरा हम लोग सारी ऑर्गेनिक की रिएक्शन लेके बैठते हैं, तो वो नंबर ऑफ रिएक्शन ही अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाती हाँ सर है ना। तो वो बर्डन थोड़ा सा खुद भी अपने आप अपना बर्डन कम करो अभी, इतना ज्यादा बर्डन ना लेके थोड़ा सा अपना बर्डन कम करो मेंस के लेवल के हिसाब से, कि अभी यस मेंस सर के लेवल में जितनी आ रही है वो पहले तैयार कर लें, एडवांस वाली उसके बाद में कर लेंगे, ठीक है। यस यस तो ऐसे कर लो, सर जैसे मतलब इस मैंने अभी तरह से। सर पिछले सर अभी जो जेईई मेंस मैंने दिया था सर, वही सर ये मतलब जो कोचिंग का जो टेस्ट